सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी यात्रा शुरू की, और यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं है। पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, जो लोकतंत्र में सबसे पहला पायदान है और जो अधिकतम पायदान है, वहाँ तक वो पहुँची हैं। लोग अब ये जिज्ञासा लगा रहे हैं कि जब विपरीत परिस्थितियों में, जैसे वो 3 बार सरपंच रहीं, तो एक बार पुरुष के लिए थी, महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं थी वो सीट, और 21 पुरुष उम्मीदवार थे, तो उनको पछाड़ के वो सरपंच का चुनाव तीसरी बार जीती, जबकि एंटी इनकम्बेंसी पनप सकती थी। लेकिन वो जहाँ भी जिस पद पे रहीं, वहाँ उन्होंने अपनी लोकप्रियता की ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि उनके बाद जो उस पद पे आता है उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कि उन लोग अपेक्षा उससे वैसी ही करते हैं। इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ, कई बार पद से व्यक्ति का कद बढ़ता है और कई बार व्यक्ति से पद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जो सागर लोकसभा की सांसद हैं, आपको हम जो जीवन परिचय हमारी रिसर्च टीम ने देखा, तो जैसे बच्चे गुल्लक में सिक्के डालते जाते इतनी भर जाती है, फिर उसको निकालो तो फिर गिनने की मुश्किल होती। तो मेरी भी स्थिति ऐसी हुई कि याद करना बड़ा मुश्किल हो गया कि इतनी उपलब्धि हैं। तो आज हम उन्हीं से, जो सागर सांसद लता वानखेड़े जी हैं, उन्हीं से थोड़ी अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत पूछ लें, फिर कुछ सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपका सार्थक संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी जो यात्रा पंच से पार्लियामेंट तक है, कितने पदों पे आप रही हैं, हमें तो याद ही नहीं रहते, आप ही थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, सभी को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि 95 में हमने सबसे पहले पंच का चुनाव एक वार्ड से लड़ा और उसमें हमने जीत हासिल की। उसके बाद तो निरंतर हम सार्वजनिक जीवन हमारा प्रवेश हुआ, और उसके बाद निरंतर हम सामाजिक मतलब हमने एक संस्था बनाई थी, महिला जागृति संस्था। उसके माध्यम से नारी जागरण का एक हमने कैंपेन चलाया था, और साथ ही हम और भी कौशल उन्नयन के कार्यक्रम भी हम चलाते थे, और साथ में अपने वार्ड के पंच की भूमिका का भी हम निर्वहन करते थे। और उसके साथ ही हमने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में 92 में हमने सदस्यता ले ली थी। उसके बाद हम मंडल के जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे उसमें जाते थे। इस तरह से हमारा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। फिर हमने 2000 में जब हमारे यहाँ 33% आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया था, तो पहली बार महिला सीट हुई थी, तो महिला ओबीसी महिला, तो हमने मकरोनिया ग्राम पंचायत जो सागर के अंतर्गत आती है उससे सरपंच का चुनाव लड़ा। तब भी हमारे साथ 19 महिलाएं उसमें लड़ी थी चुनाव, तब हमने उसमें विजयश्री हासिल की। और उस पहले ही हमारे कार्यकाल में हमें मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड डॉक्टर बलराम जाखड़ जी ने, हमें राज्यपाल जी ने दिया था। और उसके बाद हम पुनः 2005 में फिर महिला सामान्य सीट हुई मकरोनिया, उसमें से भी हम चुनाव लड़े। उसमें भी हमारी लगभग 20 महिलाओं ने चुनाव में वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी हम जीते। और फिर तीसरी बार जब 2010 में पुरुष सीट हो गई, पुरुष सामान्य सीट, उसमें से भी हमने चुनाव लड़ा, जिसमें हम लोग 22 लोग थे हमारे सहित, हमारे अगेंस्ट 21 पुरुष थे। उसमें हम तीनों बार में सबसे ज़्यादा वोटों से विजय हुए, और इस तरह हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ हम लगातार 98 से भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहे। सबसे पहले हम महिला मोर्चा के ज़िले के महामंत्री बने, फिर हम महिला मोर्चा के सागर के जिलाध्यक्ष बने। हम 2 बार लगातार सागर के जिलाध्यक्ष रहे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष बने। साथ ही हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो उनकी टीम में हम रहे। और उसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ जो है
उसमें हम 3 बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो हमने पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पंचायत हैं, जितने भी जनपद हैं, जितने भी जिला पंचायत हैं, सब में दौरा करके जनप्रतिनिधियों को बुला के और कई ऐसे सम्मेलन किए, कई कार्यक्रम किए जिसमें हमारी जनप्रतिनिधि महिला जो चुन के आई हैं उनमें जागरूकता हो, सरपंचों को अपने अधिकार की जानकारी हो, सरपंचों को अपने कर्तव्य, अपने दायित्व बोध का ज्ञान हो। इस विषय पर हमने पूरे प्रदेश में बहुत काम किया। उसके बाद हम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2016 में हम महिला आयोग के अध्यक्ष बने, जिसमें हमने एक अभिनव प्रयोग किया। उसमें हमने 41,000 केसों पे काम किया, जिसमें हमने 21,000 महिलाओं को न्याय देने का काम किया था। और साथ ही हमने समितियां बनाई थी ताकि महिला आयोग की पहुंच हर घर तक हो जाए। हमने ग्राम पंचायत स्तर पर शक्ति समितियां बनाई थी 5 महिलाओं की। हमने ब्लॉक स्तर पर सखी संगिनी बनाई थी और हमने जिला स्तर पर आयोग सखी बनाई थी। और विभिन्न विषय जो हमारे महिला संबंधित होते हैं उनके ऊपर हमने प्रदेश में सिर्फ 5, जैसे सलाहकार समिति है, शक्ति समिति है, संवाद समिति है, इस तरह की हमने 5 समितियां बनाई थी जिसमें पूरे प्रदेश से अलग अलग 5-7 लोगों को लिया था। तो वो इतनी सार्थकता उसमें प्रदान हुई, वो इतनी प्रासंगिक रही वो समितियां कि उन्होंने पूरा अध्ययन करके पूरी नारी शक्ति के विषय में, चाहे वो राजनीतिक उनका कैरियर हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी परिदृश्यों को पर प्रकाश मतलब चिंतन करते हुए, विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने का काम किया था। जिसमें हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि हमने जो उस समय का जो वक्त था, उस समय हमारी छोटी बालिकाओं के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे अपराध हो रहे थे। तो हमने हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुशंसा की थी कि छोटी बच्चियों के साथ जो इस तरह के दुराचार करते हैं उनको फांसी की सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। तो उन्होंने हमारी उसी अनुशंसा पर कानून बना दिया और हमारी जो 12 वर्ष तक की छोटी बच्चियां हैं उनके साथ यदि कोई इस तरह के कांड करता है, अनैतिक कार्य करता है, दुराचार करता है, तो उनको फांसी की सज़ा देने का प्रावधान किया था। तो ये हमारी महिला आयोग कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री बने और प्रदेश के मंत्री के साथ ही हम विदिशा के प्रभारी बने। उसके बाद हम 2024 में सांसद बने। उसके बाद संसद की भी हम बहुत सारी ऐसी विशेष समितियों में आए जिसमें IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो पूरे विश्व का होता है, उसमें पूरे विश्व के राष्ट्र उसमें आते हैं, उसमें हमें सदस्य बनाया गया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में हम पेट्रोलियम एवं गैस, प्राकृतिक गैस की समिति में हैं। और उसके बाद हम सामाजिक न्याय वाली समिति में भी हम सदस्य हैं। सांसदों के वेतन भत्ते वाली समिति में भी हम सदस्य हैं। साथ ही हम सूचना प्रसारण विभाग की हिंदी भाषा की समिति में भी है। और इसके साथ ही हम RSS के महिला समन्वय के जहाँ भी देश में कार्यक्रम होते हैं वहाँ शुरू से मध्य प्रदेश से हमें ही भेजा जाता है। तो उसकी एक राष्ट्रीय टोली बनी है 12 महिलाओं की, उस टोली के हम सदस्य हैं। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड का हमारे पास प्रभार है, वो भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हम अभी जो हमारी नई टीम, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी की टीम में हम प्रदेश के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही जो हमारा उज्जैन संभाग है उसके हम प्रभारी हैं। और अभी हमें एक नया दायित्व मिला है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में सदस्य बने हैं। आपकी कुछ हमने देख रहे थे महत्वपूर्ण विदेश यात्राएं भी बहुत हुई हैं आपकी, किन किन मुद्दों पे हुई और वहाँ सम्मान भी हुआ आपका? जी देखिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक होती है उसमें मुझे उस समय 2011 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, भारत सरकार की तरफ से एक विधायक, एक सांसद, एक सरपंच को भेजा गया था UNDP में। उसमें मुझे भेजा गया था, भारत से मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसमें मुझे बांग्लादेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां मैंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर अपना उद्बोधन दिया था।
और 5 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शायद 120 देशों से महिलाएं आई थी और एक बहुत बड़ा वो आयोजन था जिसमें पूरे विश्व की महिलाओं से मुझे संवाद करने बातचीत करने का अवसर मिला था। तो ये मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। उसके बाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टडी टूर चाइना भेजा था। 7 महिलाओं की कमेटी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव उस समय थी डॉक्टर सरोज पांडे जी, मैं उनके नेतृत्व में वहाँ भी स्टडी टूर में गई जिसमें हमने वहाँ की सरकार की योजनाओं का पूरा स्टडी किया था। उसके बाद ही जब मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी तो उस समय मुझे स्मृति जी ने महिला सुशासन कार्यक्रम लिया था, उसके राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। उस नाते मुझे बहुत सारे राज्यों में जाके महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैं नेपाल भी गई हूँ इस तरह के टूर में, और गुजरात स्टडी टूर में गई थी, मैं उत्तराखंड गई थी और हिमाचल प्रदेश गई थी। इस तरह से हमने निरंतर स्टडी टूर किए हैं। आप सीधे पंचायत से पार्लियामेंट पहुंच गई। क्या विधानसभा का टिकट नहीं मांगा या पार्टी ने दिया नहीं या आपकी इच्छा नहीं रही, क्या रहा कारण? देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी जो विधानसभा है वो आरक्षित है। तो आरक्षित विधानसभा, चूँकि मैं ओबीसी वर्ग से आती हूँ तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ नहीं सकती थी। इसलिए मैंने यही अपना ध्येय बनाया था कि चूँकि 2009 में हमारी सागर संसदीय सीट सामान्य हो चुकी थी और इससे पहले वो भी आरक्षित थी, तब से मेरा लक्ष्य था कि मुझे सांसद ही लड़ना है। और मैंने निरंतर प्रयास किया। पूरे संसदीय क्षेत्र में मैंने मंडल स्तर तक दौरे किए महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नाते, और एक जन समर्थन भी मैंने हासिल किया। आप जहाँ से आती हैं सागर, तो संभाग पूरा दिग्गज नेताओं का गढ़ है, वहाँ बड़े बड़े नेता हैं। उनके बीच में आपको क्या ये रास्ता बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे भीष्म पितामह हमें जिन्हें कहते हैं हम, हरनाम सिंह राठौर जी, जब वो जिलाध्यक्ष थे उस समय में वहाँ पर जिला महामंत्री थी महिला मोर्चा की। उससे पहले हमारे भार्गव जी जिलाध्यक्ष थे, तो उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जब मैंने मेरे बड़े भाई की तरह, पिता की तरह हैं वो लोग, उन्होंने मुझे हमेशा इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और मेरे काम से भी वो लोग बहुत प्रभावित हुए। और मुझे जो भी काम पार्टी ने दिया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करने का काम किया। मुझे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं गई कि क्षेत्र में कोई दिग्गज नेता है तो मुझे उनसे कोई दिक्कत हो। माननीय गोपाल भार्गव जी को मैं अपना नेता मानती हूँ और उनके ही बताए हुए मार्ग पर मैं निरंतर चलती रही। जिस तरह से वो लोगों की सेवा करते हैं, जिस तरह से वो अपना क्षेत्र में, उनका इतनी ज़्यादा स्वीकार्यता है, तो हमने उनसे सीखा कि जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात जनता की सेवा करते हैं। आधी रात को भी उनको यदि हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं और हम लोगों का काम करते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर हमने सीखा कि कैसे, यदि आपको एक जनप्रतिनिधि बनना है, जनता का सेवक बनना है, तो आपको कैसे काम करना है, ये हमने उनसे सीखा। इसलिए हम उनके ही मतलब मार्गदर्शन और नेतृत्व में काम करते हैं। बाकी हमारे गोविंद जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटी बहन की तरह स्नेह दिया है। आपको चुनौती मिलती हैं, जैसे गृह जिला आपका चुनौती वाला था, फिर आपको हाई प्रोफाइल संभाग है, मुख्यमंत्री का संभाग है, संगठन की तरफ से आपको वहाँ प्रभारी बनाया गया। तो वहाँ किस तरह की आपको नया क्षेत्र था, किस तरह के काम करने का अवसर मिला? देखिए, संगठन का काम करने का जो 25 वर्ष का अनुभव है उसका निरंतर लाभ मिल रहा है। अभी हम, या इसी के कारण आपको ऐसी चीज़ें सौंपी जा रही हैं? जी बिल्कुल, आप कर पाएंगी? पार्टी को विश्वास है? जी बिल्कुल, पार्टी को विश्वास है कि जहाँ पे भी हमें भेजते हैं तो हम कर लेते हैं, क्योंकि अनुभव हो गया है काम करते करते। इतने छोटे से हमने जब पार्टी का काम किया है तो वहाँ भी हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और अभी जो भी हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा उज्जैन संभाग अव्वल हो, और वो हो भी रहा है सबकी कृपा से, महाकाल की कृपा से। कितना आपको अंतर लगता है? आप एक पंचायत, छोटी पंचायत, पहले पंच के रूप में बैठती थी, सरपंच सामने बैठता होगा, फिर सरपंच के रूप में पंच सामने बैठते होंगे, और अब देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, लोकसभा, जहां मोदी जी और सब बड़े नेता बैठते। तो आपको इतना अवसर कैसे दिया जाता है? क्योंकि पहली बार के सांसद तो मुझे कई बार दिखते ही नहीं, बोलते नहीं कई जगह के, लेकिन आपको ऐसे अवसर कितना मिलता है, कैसे मिल जाता है? देखिए, मेरा निरंतर इस बात के, मैं हमेशा मैं सोचती हूँ कि नहीं, यदि हम जहाँ काम
कर रहे हैं वहाँ हमें अपना अस्तित्व बनाना चाहिए। हम हैं तो हम दिखना चाहिए, यदि हम उस जगह हैं तो हम दिखना चाहिए, हमारी उपस्थिति दर्ज होना चाहिए। हमेशा मैं किसी भी मीटिंग में जाऊँ, कितनी बड़ी बड़ी मैंने मीटिंग अटेंड की है, कितने बड़े बड़े प्रशिक्षण अटेंड किए हैं, तो मैं निरंतर वहाँ जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ, कुछ ना कुछ बात में रखती हूँ, क्योंकि वो अनुभव है, मैंने देखा है, मैंने ज़मीन पे काम किया, मुझे पता है लोगों की क्या समस्याएं हैं, मुझे पता है कि नारियाँ क्या चाहती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ये काम करते करते जो जीवन के अनुभव मिले हैं वो हमारे लिए प्रेरणा बनी है, और वो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें वो बात को उस संबंधित मंच पे रखना चाहिए। अभी लोकसभा में भी मैं जो भी विधायक आते हैं उनमें अपना नाम ज़रूर लिखवाती हूँ। मैं हर बार देखता हूँ, बाकी जो पहली बार के देश के सांसद उनके कहीं नाम ही नहीं आते। नहीं, मैं ज़रूर नाम लिखवाती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए। अरे अवसर, क्योंकि इतने लोग हैं, 543 सांसद है, कभी नंबर लग पाता, कभी नहीं लग पाता, लेकिन मैं अपना नाम ज़रूर देती हूँ। और मैं अपना विषय, जैसे हमारे वहाँ ऐसी पद्धति है कि यदि आपको बोलने नहीं मिला तो आप अपना विषय ले कर सकते हैं, तो मैं अपना विषय जिसमें बोलने मिलता बाकायदा रखती हूँ, आप सब देखते ही हैं, और जहाँ नहीं बोलने मिलता तो मैं अपना विषय ले कर देती हूँ। लेकिन मैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करती हूँ। अभी मैं नारी शक्ति वंदन पर भी सांसद में बोलूँगी। आपके जो समर्थक हैं वो बहुत उत्साहित हैं, वो जिस तरह की बातें करते उससे आपको कितना दबाव होता। मैं अभी देख रहा था, कुछ समर्थक लिख रहे थे कि लोकसभा में सुषमा स्वराज की कमी हमारी दीदी ने पूरी कर दी, कोई लिख रहा था स्मृति ईरानी की कमी हमारी पूरी कर दी। तो इन सब बातों से आप पे दबाव नहीं बनता कि आपको और अच्छा परफॉर्मेंस करना है? बिल्कुल, देखिए, आपके साथ जितना व्यक्ति जुड़ा होगा उतनी आपसे उनकी अपेक्षाएं होती हैं, और इतना बड़ा क्षेत्र, और मुझे इतने प्रचंड बहुमतों से 5.25 लाख वोटों से मेरी जीत हुई है। तो ये जीत केवल मेरे खुशी के लिए नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ाती है, मेरे एक एक व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता मेरी है कि मैं सबके लिए जो भी मेरे साथ होते हैं, मेरे लोग जो भी जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, झोली भर भर के मुझे आशीर्वाद दिया, उनके प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति, और उनके जो भी व्यक्तिगत भी यदि उनके कोई मामले हैं या कोई काम है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे करना ही है। और उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करते रहती कि मेरा एक भी व्यक्ति, मेरे क्षेत्र का एक भी मेरा मतदाता मुझसे असंतुष्ट ना हो, और मैं उसके हर काम को करने का प्रयास करती हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं पूरा लगा देती हूँ उसके काम के लिए। आप जब 3 बार सरपंच रही तो आपने मकरोनिया गांव की वो सड़कें इतनी चमचमाती चौड़ी बनाई कि सागर शहर के बिल्डर्स वहाँ कॉलोनी बनाने लगे, लोग वहाँ प्लाट खरीदने लगे। आज वो उप महानगर हो गया, नगर पालिका हो गया। तो अब आप सांसद के रूप में सागर में ऐसा क्या क्या कर रही हैं जिससे महानगरों के लोग सागर आने लगे, या उनको लगने लगे कि ये भी महानगर है? देखिए, सागर की सबसे बुनियादी आवश्यकता यदि है कुछ तो वो है ट्रेनों के स्टॉपेज। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे सागर से ट्रेन नहीं जाती। तो मैं जब सबसे पहले सांसद बनी, मैंने सबसे पहले जब मैंने अपना अनुदान की मांगे पर विषय उठाया तो ट्रेनों का ही उठाया था कि मेरे क्षेत्र में ट्रेन चाहिए। और विदिशा की चूँकि 3 विधानसभाएँ लगती हैं, शमशाबाद, कुरवाई और सिरोंज, वहाँ रेलवे ट्रैक है ही नहीं, तो वहाँ रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए मेरा निरंतर प्रयास चला। मैं जब भी मंत्री जी से मिलती हूँ तो हमेशा उनके पास ये बात रखती हूँ। साथ ही हमारे सागर से नागपुर के लिए ट्रेन नहीं है, पुणे के लिए ट्रेन नहीं है, तो उन ट्रेनों की निरंतर मैं मांग करती। तो आप देखते हैं आप लोग कि बहुत सारी मांगें हमारी उसमें से पूरी भी होती जा रही हैं। और एक हमारे सागर में हमको एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय महाविद्यालय है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारा इतना बड़ा बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट को और विस्तार दिया है 50,000 करोड़ का। तो बहुत सारे ऐसे बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, कैंट है हमारे यहाँ, छावनी कैंप है, तो हमको एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम चुनाव में कैंपेन के लिए जाते थे तो हमसे लोग मांग करते थे कि हाँ, एक तो हम उस दिशा में भी हमारा प्रयास चल रहा है, और मुझे लगता है हमारे उस प्रयास को सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो हमारे मंत्री जी हैं बिल्कुल देने को तैयार है। प्रशासन की जो औपचारिकताएं हैं वो चल रही हैं। साथ ही हमने एक बहुत बड़ा आधुनिक ओलंपिक ग्राउंड स्टेडियम की मांग की थी माननीय मनसुख मंडाविया जी से, जो उन्होंने स्वीकृत कर दिया है, जो हमारे सागर में बहुत जल्दी बनने वाला है। उसके बाद जो हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने हमें 16,000 करोड़ की अभी रोड देने का काम किया है, जो सीधा दिल्ली से हमारा सागर अब ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ने वाला है। साथ ही हमारा बीना का रिंग रोड है, जिसकी कई वर्षों से मांग थी, वो भी हमारा स्वीकृत हो चुका है। हमारे क्षेत्र में 12 ROB बन रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थे। उनका
काम बिल्कुल गति पकड़ा हुआ है। हमारे निरंतर उसके ऊपर हम देखते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारी समीक्षा उसके ऊपर भी चलती रहती है। तो इस तरह क्षेत्र की जो बुनियादी समस्या है, पब्लिक जो चाहती थी, उसको हम निरंतर, हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की एक मांग है, उसके लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम अपना रहे हमारे सागर को कृषि महाविद्यालय। उसके बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि हमारे क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, हमारे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अब हमारे यहाँ रोजगार की कमी है। हमारी महिलाएं बीड़ी बनाती हैं, उसी से उनका जीवन यापन होता है। अब जो बच्चे हैं वो पढ़ लिखे गए, वो चाहते हैं कि हमारी प्रतिभाएं पलायन करने लगती हैं, बाहर चली जाती हैं, उन्हें काम नहीं। तो हमारी ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे युवा, हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो हमारे क्षेत्र से पलायन करके बाहर ना जाएं। उनको भाई, अभी हमारे यहाँ इतना बड़ा खाद का एक फैक्ट्री खुली हुई है। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 30,000 करोड़ के, जब हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तो 30,000 करोड़ के निवेश आए थे। कल उस पर भी चर्चा हुई हमारे कोर कमेटी में। धरातल पे कितने उतरे अभी? धरातल पे अभी हमारे एक खाद फैक्ट्री तो खुली गई है, साथ में एक बहुत बड़ी दाल फैक्ट्री खुल गई है, बहुत बड़े मात्रा में, उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। और भी जो निवेशक आए थे, अब उनका काम धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं, पानी देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे वो 30,000 करोड़ के जो MOU साइन हुए हैं, वो उस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहा है। और लगभग मुझे लगता है 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हम सभी उद्योग धंधे स्थापित वहाँ कर पाएंगे। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बड़ी पहल पूरे मध्य प्रदेश में शुरू की है। सागर में बीड़ी उद्योग बड़ा रोजगार देने वाला धंधा रहा। सिगरेट के कारण वो चौपट हो गया, आज बंद होने जैसी कगार पे है। उसके लिए प्रोत्साहन कुछ पन पे वो कुछ है योजना? देखिए, अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा ही हुआ था। तो उसमें मनसुख मंडावी जो हमारे श्रम मंत्री आए थे, वो आए थे, हम भी गए थे। तो कुछ लोगों के अलग अलग जब विचार आते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि नहीं, ये बीड़ी खराब चीज़ है, इससे, इसके नशे से लोगों को कैंसर हो रहे हैं, टीबी हो रही है, तो ये बंद होना चाहिए। लेकिन चूंकि चल ही रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भी चल रहे हैं, दूसरी जगह से, और मेन तो सिगरेट और गुटखे तो उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे खतरनाक है। तो उससे तो बीड़ी, मैं ये तो नहीं कहती कि पीना चाहिए, पत्ता रहता है, तेंदू हाँ, का लेकिन पत्ता तेंदू रहता है। पत्ता रहता है। और इससे हमारी हजारों महिलाएं सागर की, उनका परिवार उसी से चलता है, रोजगार मिलता है। लोगों डिग्रियां ली उन्हीं से, उन्होंने अपने बच्चों को बीड़ी बना के, महिलाओं ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया है, डॉक्टर बनाया। मैं खुद देखती हूँ मेरे मकरोनिया क्षेत्र में तो यही काम होता है। पूरे 2-4 वार्ड ऐसे जहाँ सिर्फ बीड़ी का ही काम। तो आजकल वो लोग आती हैं, दीदी अब हमको पत्ता नहीं मिलता, हमको तम्बाकू नहीं मिलता। तो उस दिशा में हमने माननीय मंत्री जी से बात की है, तो उन्होंने उस रोजगार को और ज़्यादा आगे समृद्ध करने के लिए हमको आश्वस्त किया है। तो मुझे लगता है कि वो हमारे बीड़ी मजदूर हैं, उनको विभिन्न सुविधाओं के साथ उनके ट्रीटमेंट, उनके लिए अस्पताल, उनके लिए आवास, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो हमने निरंतर उनको दिलाई हैं अपने क्षेत्र के। बीड़ी कामगारों को तो घर भी मिलते हैं, उसके लिए उनको पैसा मिलता है, वो भी हमने दिलवाने का काम किया है। स्वास्थ्य उनके लिए अच्छे मतलब निःशुल्क दवाइयाँ और डॉक्टर की योजनाएं हैं, उसका हमने लाभ लिया है। लेकिन हम चाहते कि अब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसमें ना खपे, उनको के लिए कोई अलग से बड़े रोजगार हों और वो उसमें अपना कैरियर बना सके, इस दिशा में प्रयास है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे पूरा देश का राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है, महिला शक्ति की संख्या बढ़ने वाली लोकसभा विधानसभा में, उसकी आपने पत्रकार वार्ता भी भोपाल राजधानी में कर ली है और आप लोकसभा में जा रही हैं अब सत्र के लिए। तो कितना अहम है ये मुद्दा आप महिलाओं के लिए और देश के लिए, समाज के लिए? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जिस तरह से हम विकसित भारत का स्वप्न लेके चल रहे हैं, तो उस विकसित भारत की आधारशिला होगा ये नारी शक्ति वंदन बिल। यानी महिलाओं में जिस तरह से इसका इंतज़ार था, इसकी वो बाट जो हो रही थी, वो दिन अब मुझे लगता आने वाला है। 2023 में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में लाया और उस पर चर्चा के बाद उसको पारित किया, उसके बाद उसमें जो बहुत सारे ऐसे नियम थे जो जिसमें जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद बिल लागू होगा, तो उन सब चीज़ों को शिथिल करने के लिए पुनः 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र बुलाकर और चर्चा करके
और उस अधिनियम में संशोधन करके और उसको 2029 तक लागू करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को सौगात दी है, उसके लिए हम उनका आपके इस मंच के माध्यम से, आपके सार्थक संवाद चैनल के माध्यम से बहुत हार्दिक उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने देश की आधी आबादी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है। और नारी शक्ति इससे बहुत उत्साहित है, बहुत हर्षित है कि अब उनको सामाजिक न्याय मिलेगा, अब उनको अवसर मिलेंगे, अब उनको अपनी प्रतिभा के साथ संसद में बैठकर अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरी देश की नारी शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत कृतज्ञ है। योजनाएं कई बनती हैं दलित वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन ये जो योजना अधिनियम है ये आधी आबादी को और सभी जाति की महिलाएं उस आरक्षण से लाभान्वित, तो क्या ये सामाजिक समरसता बढ़ाने के क्षेत्र में भी ये काम आएगा अधिनियम? बिल्कुल। देखिए, अभी हमने कल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात की थी, जिससे समानता की बात की थी समाज में, तो उनके उन आदर्शों को, उनके बताए हुए उन मार्गों पर यदि चलने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश सबका है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सबको अधिकार है। और मैं समझती हूँ जब महिला जनप्रतिनिधि रहती, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, तो वो अधिक संवेदनशीलता के साथ निर्णय होते हैं और अधिक समावेशी निर्णय होते हैं, क्योंकि महिला एक संवेदना के साथ और एक अपने अनुभव के साथ उस चीज़ को वहाँ पर रखती है। क्योंकि हम देखते हैं कि परिवारों में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, क्या होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये चीज़ महिलाएं ज़्यादा समझती हैं। और ज़्यादा अभी भी आप देखिएगा, यदि हम उपस्थिति की बात करें, अपनी बात रखने की बात करें ज़्यादा अच्छे से, तो वो महिलाएं संसद में बहुत अच्छे से रख पा रही हैं। और हम लोग तो हमारी तो 100% उपस्थिति होती है, और जितनी देर हम लोग रहते हैं पूरे समय संसद में बैठे रहते हैं, कभी इधर उधर नहीं जाते। तो बहुत मतलब एक अनुशासन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ महिलाएं अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। अभी हमारे प्रदेश में 50% आरक्षण लागू हुआ है महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत में तो उसमें कितनी सारी महिलाएं, 50% आरक्षण है, लेकिन 54% महिलाएं हमारी इन स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व दे रही हैं। और वो जो काम कर रही हैं, शुरू में मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा महिलाओं में झिझक थी, लेकिन आज का परिदृश्य बदल गया। हर महिला बराबर जाती है, वो स्वयं अपना काम करती है, उसके बाद राहों में कोई बाधा नहीं आती है, और वो अपना काम पूर्ण तरह से कर रही है। और जब हमारा बिल अब आ ही रहा है, पंचायत से हम सीधे अब पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने वाले हैं, तो महिलाओं ने भी अपने आप को समझा है, अपने आप को बदला है, अपने अधिकारों को पहचाना है, अपनी शक्ति का उन्हें भान हुआ है। और जिस तरह से जो देश में नारी जागरण हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश में जिस तरह नारियों के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, वो बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा इस नारी शक्ति वंदन बिल के परिप्रेक्ष्य में। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि जनगणना हो जाने दे फिर ये महिला आरक्षण बिल लाते, जल्दबाजी में आ रहा है और राज्यों में चुनाव को देखते हुए आ रहा है। और ये तो मुझे लगता है कि 28 और 28 के विधानसभा, 29 के लोकसभा में ये जारी भी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ये जल्दबाजी क्यों है? देखिए, विपक्षियों की यदि मैं बात करूं तो वो तो कभी भी किसी भी अच्छे काम के लिए वो हमेशा अड़ेंगे, क्योंकि उनकी 70 वर्ष उनका शासन था, उनका बहुमत था, उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया? कई बार ये बिल लोकसभा में आया, लेकिन उन्होंने किसी न किसी बहाने से इस बिल को नकारने का काम किया है। उनकी जो नेता है सोनिया गांधी, वो स्वयं एक महिला है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को, उनका भेदभाव का आप देखिए कि उन्होंने अपनी बेटी को अब अवसर दिया इस उम्र में, अब आ जाके। अभी तक वो कभी भी अपने बेटे को ही आगे लाती थी। तो उनकी सोच इस बात से परिलक्षित होती है कि वो लोग महिला विरोधी हैं, और यदि हमने अधिनियम बना दिया, उसके बाद बिल यदि हम नहीं लाते तो भी विरोध था कि लगा दिया और ला रहे नहीं, और जब हम लोग ला रहे हैं तो उसमें भी उनका विरोध का काम है। तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि नारी शक्ति आगे आए, नारियां देश की संसद में बैठें, विधानसभा में बैठें। इसलिए वो कोई ना कोई इस तरह की बातें लाके, इस तरह का अड़ंगा लगा के महिलाओं के अधिकारों को, अपने अधिकारों से वंचित करने का हमेशा से उन्होंने काम किया और कर रहे हैं।
आप पुरुष प्रतिस्पर्धी चुनाव में उनको पराजित करके अभी तक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से विपरीत परिस्थितियां थीं कि पुरुष तो रात में भी प्रचार कर रहा है, सुबह से भी, महिलाओं की अपनी सीमा होती प्रचार की भी। तो अब जबकि ये नारी बंधन अधिनियम लागू हो जाएगा, 114 विधानसभा मध्य प्रदेश में हो जाएंगी महिलाओं के लिए और 12 या 14 लोकसभा हो जाएंगी मध्य प्रदेश में, तो फिर आपको और अनुकूलता बढ़ गई। तो ये उड़ान, अब क्या आपके सपने क्या हैं, क्या भरने वाली हैं आप उड़ान? अब तो अनुकूलता है, जैसे राजमार्ग मिल गया आपको, अभी तो आप पगडंडियों से निकली हैं। देखिए, जो भी संघर्ष करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है, और हम लोगों ने ये मुकाम बहुत संघर्ष के बाद पाया है। बहुत हम लोग ने इसके लिए आंदोलन किए हैं। हमारी माननीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था। यहाँ से हम 250 महिलाओं को लेके गए थे मध्य प्रदेश सागर से, जब हम जिलाध्यक्ष थे। तो ऐसे कई आंदोलन हम लोगों ने किया है और बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग को ये मंजिल मिली है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि महिलाओं के सपनों को पंख लग गए हैं, अब उन्हें काटने वाला कोई नहीं है। और ये मैं इस अधिनियम को ऐसे देखती हूँ कि एक माँ की आंखों में एक ऐसी चमक आई है कि अब मेरी बेटी आसमान को छुएगी, अब मेरी बेटी अपने सपनों को साकार करेगी, अब मेरी बेटी विधायक बनेगी, सांसद बनेगी और देश की आधी भागीदारी में अपना अवदान देगी। और जिस तरह से मैं पूरे देश की नारी शक्तियों से हमेशा आह्वान करती हूँ, हमेशा उनको कहती हूँ कि महिलाओं, अब हम अबला नहीं हैं, हम सबला हैं। कहीं फौजी, कहीं थानेदार हैं हम, कहीं गृहिणी, कहीं खिलाड़ी, संस्कृति की पहचान हैं हम। दूर हटो ए अबला कहने वालों, इस देश की आधी दावेदार हैं हम, इस देश की आधी मतदाता हैं हम, इस देश की आधी हकदार हैं हम। इसलिए हर उस क्षेत्र में हमारा भी उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए जितना हमारे पुरुष भाइयों का होता है। तो वो हमारे अब सपने, हमारा चिंतन साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। भगवान कृष्ण गीता में जो उपदेश देते हैं, उस पूरी गीता का निचोड़ क्या है? किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं और किए बिना कुछ मिलता नहीं। पढ़ते सब हैं, लेकिन जो इस वाक्य को, ध्येय वाक्य को जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, उनके लिए सफलता फिर दूर नहीं होती। जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो इस ध्येय वाक्य को करें कि जब जो जो जिम्मेवारी मिले उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करें। लता वानखेड़े जी पंच से पार्लियामेंट तक पहुंची हैं, प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर रही, अभी आपने सब सुना ही है, लेकिन वो मीटिंगें भी लेती, सभाएं भी करती, और जब ज़रूरत पड़ती तो मैंने देखा चुनाव के दौरान वो घर घर पंपलेट भी भाजपा के लिए बांटती, कार्यालय में दरी बिछाने का भी काम करवाती। तो ऐसे कार्यकर्ता की कोई ना कोई तो मूल्यांकन करता ही है पार्टी में। जैसे प्रकृति में हमारा ईश्वर करता, प्रकृति मूल्यांकन करता, ऐसे पार्टी में ही मूल्यांकन होता है। इसलिए उनको लगातार एक के बाद एक पदों पर ले जाया जा रहा है। उनकी दक्षता, क्षमता को देखते हुए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पदों पर दिया जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न और जो रह गया कि आपको प्रदेश की कोर कमेटी में शामिल किया गया, बुंदेलखंड से आप हैं और इतनी महत्वपूर्ण कमेटी में, तो जो पहली बैठक कल हुई तो उसमें क्या आपको अनुभव हुआ कि किस तरह के निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं प्रदेश की कोर कमेटी में? देखिए, मैं इससे पहले भी जब महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी तो कोर कमेटी में थी। अच्छा। तो मुझे अनुभव है। और साथ ही कल की जो कोर कमेटी थी वो एक परिचयात्मक थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रचार प्रसार का जो काम सरकार के माध्यम से हो रहा है, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है, उस बारे में भी, उस विषय में भी चर्चा हमारी हुई। हमारा जो परिसीमन होगा उस विषय पे विशेष परिचर्चा हुई हमारी, उसमें कि परिसीमन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में और हम कितना ज़्यादा जन जागरण कर सकते हैं और ज़्यादा हितग्राहियों को हम उनको तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस विषय में चर्चा हुई। और निरंतर हमारे जो संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, इतना बड़ा प्रशिक्षण वर्ग हमारा सफलता से हुआ है। अभी हमारे पूरे 1313 हमारे जो मंडल हैं उनमें सफलतापूर्वक हमारा प्रशिक्षण हुआ है, उस विषय पर चर्चा हुई है। अब आगे हमारे ज़िले के जो प्रशिक्षण होना है वो किस विधान से होना है, उस पर हमारी चर्चा हुई। इस तरह संगठनात्मक और सत्तात्मक कार्यक्रमों के विषय में ही कल चर्चा हुई है। समन्वय या कोई और कुछ मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडल, ये सब कुछ नहीं, वो अभी चर्चा नहीं हुई। अच्छा, तो आपने इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और उसको लोगों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आधी
आबादी का मामला है, ये पर्यायवाची हो चुकी हैं। लता वानखेड़े जी महिला के जब भी जहाँ शब्द आता है उनका नाम आता है कि ये कुछ करेंगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि महिला की पहचान को अब मुकम्मल किया जा रहा है। वो अब घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही है। ना बांधो उसे पुरानी रस्मों की जंजीरों से, वो अपने हौसले से अब किस्मत बदल रही है। सार्थक संवाद के लिए आज इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सार्थक संवाद। नमस्कार। आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। श्रीमती लता वानखेड़े। बोलो बोलो, इधर चालू हो गया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस सदन में अत्यंत गर्व और दृढ़ विश्वास के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं यहाँ 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर, संविधान संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन विधि संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। यह केवल 3 विधेयक नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रातिनिधिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक महिला सांसद के रूप में मुझे यह कहते हुए विशेष गर्व हो रहा है कि हम ऐसे निर्णयों के समर्थन में खड़े हैं जो देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर नागरिक को न्याय और सम्मान देने का अवसर मार्ग प्रशस्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल विधेयक नहीं है, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले निर्णायक कदम है। परिसीमन विधेयक नारी शक्ति और नारी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हम जो बात कर रहे हैं, आज की आवश्यकता है, जो भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनका जो भाव है कि नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी से ये जहान है और नारी की गरिमा से ये सारा हिंदुस्तान है। इसीलिए उन्होंने आज जब मैं इस अधिनियम पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, तो मेरे मन में एक विशेष भावनात्मक स्मृति बार बार उभर कर सामने आ रही है। कुछ साल पहले मैं स्वयं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पंच के रूप में और 3 बार सरपंच के रूप पद पर रही, जो आज इस संसद में खड़ी हुई हूँ। पंच से पार्लियामेंट तक का यह सफर केवल मेरा सफर नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, यह भारत की हर उस महिला का सफर है जिसे अवसर मिला तो वो इतिहास रचती है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह उस सोच का परिणाम है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। यह संभव हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, जिन्होंने महिलाओं को केवल भागीदारी नहीं, नेतृत्वकर्ता बनाने का संकल्प लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन के माध्यम से एक कड़वा सत्य देश के सामने रखना चाहती हूँ। यह वही महिला आरक्षण विषय है जिसे 3 दशकों से लटका कर रखा गया था। 1996 से लेकर 2014 तक बार बार विधेयक आया, चर्चा हुई, आश्वासन दिए गए, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। प्रश्न उठता है कि क्यों? क्या उस समय महिलाओं की क्षमता कम थी? क्या देश तैयार नहीं था? या फिर इच्छा शक्ति की कमी थी? सच्चाई यह है कि हमारे विपक्ष और उनकी सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी। यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं थी, यह देश की महिलाओं के साथ अन्याय था, यह उनके अधिकारों को टालने की राजनीति थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत आज भारत निर्णायक भारत है। 2014 के बाद देश ने एक ऐसी सरकार देखी है जिसने केवल वादे नहीं किए बल्कि उन्हें पूरा किया है। 3 दशक तक लटका बिल 3 दिन में पारित, यही अंतर है नियत और नेतृत्व का। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम केवल कानून नहीं है, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन है। आज हमारे सामने आंकड़े हैं जो सच्चाई बताते हैं कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 15% के आसपास है और राज्यसभा में लगभग 14, जबकि वैश्विक औसत करीब 24% है। और अगर हम राज्यों की विधानसभाओं को देखें
तो स्थिति और भी चिंताजनक है। कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 5% से भी कम है, जैसे कि आसाम, पांडुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु। क्या है स्थिति एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित? यही कारण है कि परिसीमन विधेयक का सबसे बड़ा प्रभाव विधानसभाओं में देखने को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जहां आज 5-10% महिलाएं हैं, वहां अब 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह अधिनियम के प्रावधान भी उतने ही मजबूत और दूरदर्शी हैं। यह भारत की राजनीति का चरित्र बदलने का संकल्प है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो दुनिया भारत को केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि एक सामाजिक रूप से प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देख रही है। विमेन लैंड डेवलपमेंट यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भारत की नई दिशा है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा का एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस अधिनियम की गूंज केवल संसद तक सीमित नहीं है। देश की हर महिला, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, क्षेत्र या विचारधारा से हो, इसका स्वागत कर रही है। यह क्षण है जहां राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की भावना जीत रही है। अंत में मैं इस सदन के पूरे देश से एक स्पष्ट और दृढ़ सच्चा संदेश देना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दशकों तक जो अधिकार रोका गया, आज वह अधिकार हमारी सरकार ने दिलाया है। कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को आश्वासन दिया, लेकिन अधिकार नहीं दिया। जब निर्णय लेने का समय आया तो पीछे हट गए। यह केवल एक राजनीतिक चूक नहीं, यह देश की आधी आबादी के सम्मान से समझौता है। लेकिन आज भारत समझौते का नहीं, संकल्प से सिद्धि का भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने यह साबित कर दिया कि जब नियत साफ हो, नारी सम्मान केवल भाषणों में नहीं, बल्कि कानून बनाकर सामने आता है। आज हर बेटी के मन में एक नया विश्वास है, हर माँ की आंखों में एक चमक है कि उसकी बेटी अब सीमाओं में नहीं, संभावना में जीते देखना चाहती है। हर बहन के हृदय में एक ताकत है जो अब आधी पहचान खुद करने का साहस रखती है। यह उस बेटी के सपनों की उड़ान है जो आसमान को छूने से पहले नहीं सोचती कि उसके पंखों को अब कौन रोकेगा। उन्हें अब रोका नहीं जाएगा, उन्हें अब टाला नहीं जाएगा, अब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। और मैं पूरे आत्मविश्वास से कहती हूँ कि यह 3 विधेयक नहीं, यह 140 करोड़ देशवासियों की चेतना का जागरण है। आज देश की नारी कह रही है, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे। और जो लोग वर्षों तक इस अधिकार को रोकते रहे, उन्हें इतिहास यही कहकर याद करेगा कि उन्होंने समय को रोका, लेकिन नारी शक्ति को नहीं रोक पाए। आज इस सदन में मैं गर्व के साथ कहती हूँ, मोदी सरकार ने नारी को केवल सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसे सत्ता, सहभागिता और नेतृत्व का अधिकार दिया। यही नए भारत की पहचान है, यही विकसित भारत की नींव है। आज भारत बदल चुका है, यह नया भारत है, निर्णायक, आत्मविश्वासी और विकास के लिए प्रतिबद्ध। और शायद यही बदलाव है जो सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि जहां पहले नीति नहीं, नियत नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, सिर्फ परिवार चलता था, वहां आज राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है। अध्यक्ष जी, मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि ये तीनों विधेयक भारत को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को गहराई देंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक न्यायपूर्वक और सशक्त व्यवस्था देंगे। और विपक्ष के लिए बस इतना ही कहती हूँ कि इतिहास ने आपको कई मौके दिए, लेकिन आपने हर बार देश को निराश किया। अब देश आगे बढ़ चुका है और पीछे मुड़कर देखने का समय खत्म हो गया है। मैं नारी शक्ति के लिए केवल 2 लाइनें कह के अपनी बात करूंगी माननीय अध्यक्ष जी, कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। समझ बेबस रौंधी गई जो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है।